पीटी में सेक्शन 36, 37 से ये पूछ सकता है कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो सेक्शन 36 को अपॉर्चमेंट बाय टाइम के नाम से जाना जाता है और 37 को अपॉर्चमेंट बाय 36 को अपॉर्चमेंट बाय टाइम के नाम से जाना जाता है और 37 को अपॉर्चमेंट बाय ई स्टेट के नाम से जाना जाता है। अपॉर्चमेंट मतलब होता क्या है? अपॉर्चमेंट का मतलब होता है कोई कॉमन फंड हो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन फंड एक प्रॉपर्टी है, उससे हो सकता है कोई पीरियोडिकली इनकम आता हो। महीना महीना कुछ इनकम आ रहा, घर है, घर में किराया लगाइएगा, महीना महीना कुछ इनकम आएगा, या हो सकता है साल साल में कुछ इनकम आए, ठीक है, या फिर कुछ और आपको प्रॉफिट्स मिल रहा हो उस घर के थ्रू, ठीक। तो उस चीज का बंटवारा जो है कैसे हो? अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है, हम अपना घर बेच रहे हैं, तो घर बेच रहे हैं और किराया बीच महीना में बेच रहे हैं, तो किराया कैसे बांटा जाए? ये दोनों सेक्शन पहले तो ये समझिए कि दो जगह नहीं काम करेगा। पहला जगह, अगर ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा हो, कोर्ट के थ्रू, विल के थ्रू, ठीक है, या सक्सेशन के थ्रू ट्रांसफर करवा रहा हो, वहां पर ही दोनों सेक्शन नहीं कर। दो पार्टी आपस में ही ट्रांसफर कर रहे हैं तभी ये दोनों सेक्शन लागू, ठीक। दूसरा चीज, इस सेक्शन को लागू होने के लिए वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाना चाहिए कि उस फायदा का क्या होगा, उस जो मिल रहा था पीरियोडिक इनकम, उसका क्या होगा, उसके बारे में अगर दोनों पार्टीज ने आपस में किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्रेडिट होगा। लेकिन दोनों पार्टीज ने आपस में उसके बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है, ना ही कोई कस्टम है, और ना ही वो ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू हो रहा है, तब जाके ये दोनों सेक्शन प्ले में आएगा, काम में आएगा, ठीक है। इसको समझिए, ऐसे समझिए, अपॉर्चमेंट बाय टाइम एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ए जो है वो मिस्टर बी को अपना घर बेचा, ठीक है। घर से एक महीना में 300 रुपया का इनकम होता था, ठीक है। एक महीना में 300 रुपया का इनकम होता था। अब इन दोनों ने इस बात के बारे में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं किया कि ये जो किराया मिलेगा घर का 300 रुपया वो किसको मिलेगा। घर बेचा गया है ए के द्वारा बी को 15 अप्रैल, ठीक है। अप्रैल 30 दिन का महीना मान लीजिए, 30 दिन का महीना होता है और 15 तारीख को उसने घर बेचा, ठीक है। तो ऐसे केस में, क्योंकि 15 तारीख को बेच रहा है, मतलब ए इस घर का 14 तारीख तक मालिक रहा था, तो ए के हिस्सा में 140 रुपया आएगा और बी के हिस्सा में 160 रुपया आएगा। यही है अपॉर्चमेंट बाय टाइम का मतलब कि ई सेक्शन कब एक्टिव होगा। पहला तो उस प्रॉपर्टी से कोई पीरियोडिक इनकम होना चाहिए, हर महीने महीने कुछ इनकम होते रहा हो, और उसके बारे में ट्रांसफर जो है वो किसी टाइप का कोई भी एग्रीमेंट ना बनाया हो, लीज ना बनाया हो, टेनेंट को कोई डायरेक्शन ना दिया हो कि कैसे वो पैसा तुमको किसको देना है, ठीक है। दूसरा, वो ट्रांसफर जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ वगैरह के हिसाब से नहीं होना चाहिए, यानी ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब विल के थ्रू, सक्सेशन के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कोर्ट के थ्रू नहीं ट्रांसफर करवाया जाएगा। तीसरा चीज कि ये दोनों आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट किए हो उस प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने की, तब जाके ये सेक्शन एक्टिव होगा। अगला जो उसी के बाद का सेक्शन है,
बस और इसी के साथ हम लोग पढ़ते हैं अपॉर्चमेंट बाय ई स्टेट। ठीक है, ई स्टेट समझिए कैसे हो रहा है। एक प्रॉपर्टी जो है, ए जो है एक प्रॉपर्टी का बी को ट्रांसफर कर रहा है। ये अपने पास उस प्रॉपर्टी का 1/3 पार्ट रख रहा है और 2/3 पार्ट जो है वो बी को लौटा देगा, बी को बेच देगा। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर्टी का 3 टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा इसने अपने पास रखा, 2 टुकड़ा इसने बेच दिया। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से आता था 300 रुपया महीना का इनकम। तो ई स्टेट का बंटवारा करना है कि कैसे ये 300 रुपया जो है, सेम कंडीशन वो सब जो था, एक्ट ऑफ पार्टी वगैरह वो सब है यहाँ पर भी। तो ई ई जो 300 रुपया है वो कैसे बटेगा, इस बात का आपको डिसाइड करना है। तो इसके पास प्रॉपर्टी कितना हिस्सा रह गया, 1/3, मतलब 100 रुपया इसको मिल जाएगा और 200 रुपया इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो ई स्टेट के हिसाब से ऐसे बंटवारा होगा, जितना प्रॉपर्टी का हिस्सा बेचा गया उस हिस्सा के हिसाब से उसका बंटवारा कर देंगे आप। यहाँ पर कुछ बात ध्यान देने लायक है। तो ये जो है वो 1/3 अपने ही पास रख रहा है प्रॉपर्टी, और 2/3 जो है वो बी को बेच दे रहा है, बराबर। और इस प्रॉपर्टी से मंथली इनकम जो था वो 300 रुपया आता था। तो अब ये 300 रुपया का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि इस 300 के बारे में कुछ कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने नहीं लिखा था। तो ये 300 रुपया कैसे बटेगा, अगर लिख दिया या कोई कस्टम है तो उसी के हिसाब से गाइडेड हो जाएगा, लेकिन जो ना लिखा तब इस सेक्शन आएगा यूज 38। तो इसके पास प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा रखा है, 1/3 हिस्सा है, तो यानी कि इसके पास इस 300 में से 100 रुपया चला जाएगा। ठीक है, 1/3 करेंगे इसका तो 100 रुपया इसको जाएगा और इसके पास 200 रुपया जाएगा। बस यही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर हमको सेक्शन 36 और 37 में कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला बात ये है कि जब हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफरी को एक रीजनेबल नोटिस होना चाहिए। ठीक है, एक रीजनेबल नोटिस होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी से या इस ई स्टेट से इतना पैसा आता है, हम इस प्रॉपर्टी को इतना पार्ट में डिवाइड करके तुमको बेच रहे हैं। ठीक, तो इस चीज का नोटिस अगर नहीं है तो आपको पहले तो उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी से इतना मंथली इनकम होता है, आप ये बात को छुपा नहीं सकते हैं, पहला कंडीशन। ठीक है, देखिए ये जो है दूसरा इलस्ट्रेशन समझिए, ये हम जो पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं वही पार्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे। हो सकता है कि प्रॉफिट में हमको कुछ ऐसा चीज मिले जो कि डिवाइड करने योग्य ना हो, तो हम उसका डिवाइड कैसे करेंगे, वो हम डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि समझिए ए जो है अपना गांव में एक प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी को बी, सी और डी 3 व्यक्तियों को बेच रहा। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है कि मिस्टर ई को वही प्रॉपर्टी आप 30 रुपया के लिए 1 साल पे लीज पे दे दो। एकदम कर सकता है ऐसा, 1 साल पहले 30 रुपया के लीज पे ही हिसाब से ई यूज करेगा, फिर जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो बी, सी, डी उस प्रॉपर्टी को 1/3 में बांट लेगा। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी के साथ इसको एक मोटी भेड़ भी दे रहा था। अब 1 साल तो ये यूज कर लिया लीज का प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद तीनों आपस में जमीन जो था प्रॉपर्टी था
उसको एक तिहाई एक तिहाई एक तिहाई हिस्सा में बांट लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोटी भेड़ का क्या करेगा? क्या ये डिवाइड करने वाला एक प्रॉपर्टी है? इस कंडीशन में जो प्रॉपर्टी जो है डिविजिबल नहीं है, उस प्रॉपर्टी को तीनों में से तीनों कंसेंट ले लिया जाएगा और किसी एक व्यक्ति को दे देगा। दूसरे लोग जो है अप्रूवल देके एक व्यक्ति को दे देगा। ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऐसा चीज है जो एक तरह का ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन ये है कि ए जो है वो बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। और जब ट्रांसफर कर रहा है तो ऑलरेडी इस घर में काम चल रहा है। काम जो चल रहा है वो 10 दिन का पेड लेबर है कि लेबर जो है 10 दिन तक काम करे। ठीक है। तो ये लेबर का जो है वो ऑब्लिगेशन कितने दिनों का काम करने का है? सिर्फ 10 दिनों का। पहला दिन ही ए ने बी को प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन लेबर जो है वो फिक्स है 10 दिन के लिए फिक्स। तो लेबर का सिर्फ यही ऑब्लिगेशन है कि वो 10 दिन तक अपना काम करे और जाए। ये जो है इसका ऑब्लिगेशन में इजाफा नहीं करवा सकता। ये नहीं कर सकता है कि एक दिन जो प्रॉपर्टी था, तुमको तो 10 दिन बोला गया था ना। एक दिन तो हम मेरे पास तो प्रॉपर्टी 9 दिन अभी आया है। मतलब इस पहला दिन होने के बाद ही ट्रांसफर किया था। तो ये नहीं कहेगा कि तुम मेरे लिए तो सिर्फ 9 दिन ना काम किए और तुम पे ऑब्लिगेशन था 10 दिन काम करने का, चलो तुम 10 दिन काम करो। इससे ये नहीं कर सकता है। ऐसा कोई चीज वो नहीं कर सकता है। कोई भी ऑब्लिगेशन जो है वो उसको इंक्रीज नहीं कर पा सकता। ठीक। और लास्ट कह रहा है कि इस सेक्शन का, ठीक है, 2 एक्सेप्शन है जहां पर अपॉर्चमेंट ऑफ ई स्टेट या अपॉर्चमेंट बाय टाइम जो है वो लागू नहीं होगा। पहला चीज जो है कि प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हुआ हो ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत, यानी कि कोई सक्सेशन के थ्रू ट्रांसफर हुआ हो या फिर विल उल बना के ट्रांसफर हुआ हो। कोई भी ऑपरेशन ऑफ लॉ हम बता चुके हैं बहुत बार क्या होता है। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर ये दोनों सेक्शन जो है 36 37 कभी नहीं है। दूसरा और एक्सेप्शन जो है वो कह रहा है एग्रीकल्चर टेनेंसी। कोई ऐसा लैंड है जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किराया पे दिया जा रहा हो। ठीक। तो उस वहां पर ये सेक्शन जो है वो लागू नहीं होगा। सेक्शन 4 जो है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चरल लैंड पे अप्लाई करने से ही रोक देता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का अगर कहीं सेक्शन में लिखा हुआ है कि वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड पे वो अप्लाई करेगा तभी करेगा, अदरवाइज जनरल रूल है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड पे अप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जनरल रूल है कि एग्रीकल्चरल लैंड पर अगर हम ये सब चीज लागू करने लगे तो वहाँ जो एग्रीकल्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि एग्रीकल्चर चीज को डिस्टर्ब ना करना टीपी एक्ट के। सेक्शन 4 में ये बात बोले थे हम। ठीक है।